Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. As we know, in previous videos we discussed about the problems of Manipur, Junagadh and Hyderabad. In today's video we are going to discuss about the reorganization of states. See, actually what was happening कि हम ये नहीं कह सकते हैं हमने जब प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ ले आए हम या फिर हमने एक कंट्री को नेशन को शेप दी तो हमारा टास्क वहीं पर ख़त्म हो जाता है. These are such of the challenges which were there in front of the country at that time, लेकिन challenges अभी ख़त्म हुए नहीं हैं. अब क्या हो रहा है, अभी हमने बाहर से नेशन को बाउंड्री बना दी है नेशन की, बट अंदर के जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है. नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय रीऑर्गेनाइज. रीऑर्गेनाइज बेसिकली मीन्स कि हम उनको फिर से रीऑर्डर कर रहे हैं. किसको? स्टेट्स को. और स्टेट्स को रीऑर्डर कैसे करेंगे? ऑब्वियस है कि कोई ना कोई डिमांड रही होगी या कुछ ऐसा प्रिंसिपल रहा होगा जिसके बेसिस पर हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करना पड़ा, या फिर हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियस है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाज अ मेजर प्रॉब्लम एट दैट टाइम. व्हाई एंड हाउ, लेट अस डिस्कस. सी बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस टाइम पर कांग्रेस अलग अलग सेशन कर रही थी, अलग अलग जगह. ऑब्वियस है जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी इंडियन मूवमेंट्स को लीड कर रही है, राइट. तो वो अलग अलग जगह कुछ मैनिफेस्टोज लेकर आ रही है, कुछ प्रॉमिसेस कर रही है अपने एरिया में. तो उन बहुत सारे प्रॉमिसेस में से एक सेशन आता है नागपुर सेशन. इस नागपुर सेशन में, जो नागपुर सेशन है दैट वाज इन 1920. इस 1920 के नागपुर सेशन में ये कहा जाता है कि हम पूरे इंडिया को डिवाइड करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पर. मतलब जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होंगे आने वाले टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनको लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा, राइट. तो अब यहाँ पर नेशनल मूवमेंट जो है वो काफ़ी सारे चीज़ों को रिजेक्ट करती है. काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स जिन बेसिस पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड किया हुआ था उन बेसिस को वो रिजेक्ट करती है और वो कहती है कि हम फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट्स को. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो रिजेक्ट कर रही है ब्रिटिशर्स की डिवीज़न को, तो ब्रिटिशर्स की डिवीज़न किस बेसिस पर थी? द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिवाइड इंडियन स्टेट्स वर, तीन मेजरली डिवीज़न के पार्ट हुआ करते थे या तीन बेसिस हुआ करते थे. उनमें से एक तो सिंपल सा था कि जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया को लगेगा कि मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है तो वो उसको डिवाइड कर देगा. उसके बाद दूसरा ये होगा कि सिंपली कोइंसाइड विद द टेरिटरी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेरिटरी को एनेक्स कर लिया या उस पर कब्जा कर लिया वो उसको डिवाइड कर देगी. और तीसरा बेसिस क्या होता था कि सिंपली वो टेरिटरीज जो कि प्रिंसली स्टेट्स के पास है या फिर प्रिंसली पावर्स के अंडर हैं, राइट. तो प्रिंसली स्टेट्स की डिवीज़न. तो दीज वर दी थ्री प्रिंसिपल्स. लेकिन अब जो कांग्रेस है वो डिनाई कर रही है या वो रिजेक्ट कर रही है इस पूरे डिवीज़न को. एंड दे सेड इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 दैट वी आर गोइंग टू रीऑर्गेनाइज दिस स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक जोन्स भी उन्होंने बनाए. लिंग्विस्टिक जोन बनाने के बाद उन्होंने कुछ कमेटीज़ भी क्रिएट की बिफोर इंडिपेंडेंस. प्रोविंशियल कांग्रेस जो है वो कमिटीज़ बनाती है लिंग्विस्टिक जोन में और क्या पता करना चाह रही है कि हम कौन से स्टेट को किस लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं. अब ये सब चीज़ें हो रही हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले. बट अब क्या होता है, अब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं. थिंग्स गोट चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. अब पार्टीशन देख लिया है, पार्टीशन की जो आप कह सकते हो कि क्रूरता देखी है, और इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, बदलाव आए हैं. हमें कहीं ना कहीं ये लगा है कि हम पहले ही रिलीजन के बेसिस पे पूरे इंडिया को डिवाइड कर चुके हैं. क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ है, एज वी नो, हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ के आए हैं कि मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में ये डिवीज़न था. यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर्स हैं उनको लगता है कि एक रिस्क हो सकती है, डिसरप्शन हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है पूरी कंट्री का. जहाँ पर अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम फर्दर पूरी कंट्री को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो ये काफ़ी बड़ा डिसरप्शन या फिर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है. और ये कहीं ना कहीं हमें अलग कर रहा है हमारे मेजर गोल से.
और हमारा मेजर गोल क्या है? हमारा मेजर गोल है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके जो मेन बेसिस आते हैं दैट इज़ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, कि हमारे देश में हमने पहले ही देखा कि सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा है, सोशल डाइवर्सिटी है, कास्टिज़म है, रीजनलिज़म है, क्लासिज़म है, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने ऑलरेडी हैं। और अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे वो डिवाइड कर दे तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। आफ्टर दिस इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हमारे सामने वैसे ही हैं, क्योंकि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी की वजह से, क्योंकि हमारे देश में अगर हम बात करें तो उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर वॉज देयर, या वी वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। तो वहाँ पर वो लोग अपने बारे में सोचते थे, वो इंडियंस के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते थे, इंडियन डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचते थे। तो हमारे पास चैलेंजेस हैं कि वी नीड टू डेवलप आवरसेल्फ, लेकिन अगर हम डिसइंटीग्रेट करते हैं अपने नेशन को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी? ये सब चीज़ें हमारे उस प्लान को, उस डेवलपमेंटल प्लान को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही हैं, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ें सारी बदल जाती हैं, और जो कांग्रेस है अब वो डिसाइड करती है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे बाउंड्रीज़ नहीं बनाएंगे। और पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे कि बाउंड्रीज़ जो हैं वो लैंग्वेज और कल्चरल प्लूरैलिटी के बेसिस पर होनी चाहिए हैं, विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। नेशन की यूनिटी बिगाड़े बिना हमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीज़न कर देनी चाहिए। बट लेटर ऑन काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास लॉजिकल रीजंस है जिनकी वजह से हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें इसकी नीड, पोस्टपोन की नीड इसलिए भी पड़ रही है कि हम इसको पोस्टपोन कर दें, कि हमने अभी अभी देखा है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया है, अभी उनका भी कुछ सिनेरियो क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रिंसली स्टेट ऐसा है जो कि पूरी तरीके से इंडिया में आ रहा है। तो जब उनका फेट डिसाइड है ही नहीं, तो हम किस तरीके से, किस बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करें। और दूसरी चीज़ है कि पार्टीशन की जो अभी दर्दनाक कहानियां हैं वो अभी फ्रेश हैं, या हम कह सकते हैं जो पार्टीशन का घाव है वो अभी भी हरा है, राइट। तो उस पर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि फिर से हम अपनी कंट्री को डिवाइड करें। आफ्टर दिस ये जो डिसीज़न है नेशनल लीडरशिप ने जो अपना चेंज किया, इसकी वजह से जो लोकल लीडर्स है या फिर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं कि आपने पहले प्रॉमिस किया था कि आप इस तरीके से डिविजन्स करेंगे लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर, बट नाउ यू आर डिनाइंग फॉर दैट। तो अब क्या करेंगे? अब ऑब्वियस है कि प्रोटेस्ट, इंडिया में प्रोटेस्ट करेंगे लोग। और जो ये प्रोटेस्ट है ये बेसिकली साउथ इंडिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि साउथ इंडियन पीपल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की। अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर स्टेट की, तो प्रोटेस्ट जो हैं वो हमारे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारा ओल्ड प्रोविंस था। लेट अस लुक इनटू द मैप। सी, दिस वाज द मैप ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइज करने से पहले। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर तो आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाया गया है, रीऑर्गेनाइज होने के बाद वाला मैप है ये। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये मद्रास प्रोविंस है, इस पूरे मद्रास प्रोविंस में ये डिमांड आती है कि हमें तेलुगु स्पीकिंग पीपल अलग रखने हैं। दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, दिस एरिया, यहाँ पर डिमांड आ रही है कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल अलग रखने हैं। जो आज का हमारा तमिलनाडु है उसकी डिमांड उठ रही है, और आंध्र प्रदेश को अलग कर दो, केरला और कर्नाटक इनको अलग कर दो, राइट। तो ये डिमांड आ रही है। अब ऑब्वियस है कि ये डिमांड तो डिनाई कर दी हैं, तो यहाँ पर कोई बड़ी मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पर एक मूवमेंट चलाई जाती है, उस मूवमेंट का नाम है विशाल आंध्र मूवमेंट। ये जो विशाल आंध्र मूवमेंट है ये बेसिकली किस लिए है? सेपरेट आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। सी, नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग इफ वी आर सेइंग विशाल आंध्र, विशाल आंध्र, आंध्र बेसिकली मीन्स आंध्र प्रदेश, राइट। तो आंध्र प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। आंध्र प्रदेश को जब डिवाइड किया गया तो ऑब्वियस ये देखा गया कि अगर हम तेलुगु स्पीकिंग पीपल को और आंध्र प्रदेश स्पीकिंग पीपल को अलग कर देंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से, जिस डर की वजह से लीडर्स अभी इन सब चीज़ों को मना कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर मना कर रहे हैं मद्रास प्रोविंस बनाने के लिए। Nearly all political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the Madras province. सारे के सारे जो रीजन हैं आंध्र प्रदेश में वो चाहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन हो।
लेकिन सेंटर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मना कर रही है। अब ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट है ना, ये इसको एक मोमेंटम मिलता है जब विशाल आंध्र की तरफ से एक लीडर हैं जो कि वेटरन गांधीयन है, या फिर हम कह सकते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फास्ट अन टू डेथ पर बैठ जाते हैं। और फास्ट अन टू डेथ पर जब वो बैठते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर फास्ट दैट लीड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। 56 दिन के लंबी भूख हड़ताल पर जब वो बैठते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आंध्र प्रदेश। नाउ अब आप खुद से सोचो कि अगर कोई लीडर ऐसे एक्सपायर हो जाता है जो कि मूवमेंट का पार्ट है, किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट का पार्ट है, एंड ही इज स्ट्रगलिंग, तो ऑब्वियस है कि वहाँ के लोगों में अनरेस्ट आएगा या वायलेंट आउटबर्स्ट भी आएगा, राइट। देन द नेम ऑफ द लीडर इज पोटी श्रीरामुल्लू। पोटी श्रीरामुल्लू जो है वो एक कांग्रेस लीडर हैं, गांधीयन प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं, फास्ट एंड टू डेथ पर बैठे हैं। हंगर स्ट्राइक उन्होंने 56 डेज़ की और 56 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो डेथ होने के बाद ऑब्वियस है, अब आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट जब होते हैं तो उनको इमोशनल एंगल से भी देखा जाता है। और इमोशनल एंगल यहाँ पर क्या है? इमोशनल एंगल यहाँ पर ये है कि जो ये श्रीरामुल्लू हैं, इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो आसपास के लोकल एरिया हैं, दे वर सेइंग कि उनकी डेथ हमारे वजह से हुई है, क्योंकि वो हमारे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहे थे या उसके लिए प्रोटेस्ट पर गए थे। तो अनरेस्ट आता है, आउटबर्स्ट होता है वायलेंस यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, और जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को खो देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंजर भी होते हैं, एंड दे लॉस्ट देयर लाइफ इन पुलिस फायरिंग। पुलिस फायरिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें कैजुअलिटीज़ मिलती हैं। मद्रास में काफ़ी सारे जो सेवरल लेजिस्लेचर हैं वो रिज़ाइन कर देते, दे रिज़ाइंड फ्रॉम देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। देन फाइनली प्राइम मिनिस्टर, हमारे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? दिस इज़ द ईयर, अब ये प्रोटेस्ट होते होते 1952 आ चुका है, तो 1952 ये ईयर है। ये जब चल रहा था तो ये ईयर आते आते हमने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे इस मूवमेंट में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले इनकी डिमांड को जब कंसिडर किया तो उन्होंने काफ़ी सारी कमिटीज़ को भी सेटअप किया। जो कमिटीज़ हैं उनमें से कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि गवर्नमेंट अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाएगी तो दैट वाज नॉट फिजिबल। लिंग्विस्टिक ग्राउंड कोई ग्राउंड नहीं है देश को फिर से फर्दर डिवाइड करने का, तो डिनायल वाज देयर। जैसे 1948 में सेटअप की गई एक कमेटी। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, 1952 आते आते गवर्नमेंट को प्रेशर आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज पोटी श्रीरामुल्लू की गवर्नमेंट यहाँ पर पोटी श्रीरामुल्लू की यहाँ पर डेथ हो जाती है, और जो आंध्र के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रोटेस्ट में एक हवा मिलती है, या हम कह सकते हैं उनका प्रोटेस्ट को बढ़ावा मिलता है। तो उस वजह से दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ही डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट आंध्रा। अब वो डिक्लेयर कर देते हैं सेपरेट स्टेट आंध्रा की फॉर्मेशन को कि येस वी आर गोइंग टू कंसिडर योर चॉइस, हम आपकी चॉइस को कंसिडर करेंगे, हम आंध्र प्रदेश को डिवाइड करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक सिंपल सी चीज़ सोचो कि जब ये चीज़ हो रही है कि किसी एक की डिमांड मान ली जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि पूरे देश में ही इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे थे, बट आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर विशाल आंध्र नाम से मूवमेंट चलाकर काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो जो और स्टेट्स हैं वो भी तो अपनी डिमांड रखेंगे यहाँ पर कि आपने अगर आंध्र प्रदेश की डिमांड सुनी है तो यू मस्ट कंसिडर आवर चॉइस ऑल्सो, आपको हमारी चॉइस भी कंसिडर करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, इससे रिलेटेड जो ऐसे स्टेट्स थे जो ये सोच रहे थे कि अगर हमारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक वी कैन से कि कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मिलता है। वो भी बोलते हैं कि अगर उसकी आपने बात सुनी है, आंध्र प्रदेश की बात सुनी है, आप उनको रीऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको हमें भी रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्रगल्स थ्रू आउट कंट्री चल रहे हैं, इन स्ट्रगल्स के चलते इंडियन गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना पड़ा, एंड एक्शन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म करनी पड़ी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सी दो चीज़ें होती है, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन।
ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाई गई टू रीऑर्गेनाइज दी स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन था कि हम किस तरीके से पूरी कंट्री की बाउंड्रीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कहीं रीड्रॉ कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो ये कमीशन जो है ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बनाती है। रिपोर्ट्स बनाने के बाद अपने रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती है कि देयर इज़ अ नीड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब ये कहीं ना कहीं बोलती है कि हमें अपनी स्टेट की बाउंड्रीज़ को कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए जिसमें कि वो लैंग्वेज के बेसिस पर हो। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट, अब ऑब्वियस है कि अगर ये कमीशन, हियर अगेन कमीशन का काम होता है रिकमेंडेशन देना, और रिकमेंडेशंस अगर उनको सही लगती है तो फिर वो बिल पास कराते हैं लोकसभा या राज्यसभा में इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन पर, और उसके बाद कोई भी कमीशन की रिकमेंडेशंस जो होती हैं बिल के फॉर्म में, बिल अगर पास हो गया तो वो एक्ट बन जाएगी। So here State Reorganization Commission we talked about, that was formed in 1953. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की 1953 में फॉर्मेशन के बाद हमने क्या किया, हमने इन डिमांड्स को जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी इनको कंसिडर किया। कंसिडर करने के बाद ये इस पे बिल बना, बिल बनने के बाद ये पास हो गया एंड देन इट बिकेम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाउ, पहले वाला था कमीशन, अब वाला है एक्ट। और ये एक्ट कब पास होती है, ये एक्ट पास होती है 1956 में। 1953 में आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई है, 3 साल बाद उसको एक्ट बनाया गया है। और उस एक्ट को बनाने के बाद हमने पूरे इंडिया को रीड्रॉ किया। रीड्रॉ करने के बाद हमारे पास 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज निकल कर आई। हमने क्या बोल दिया, हमने बोला दैट येस वी आर गोइंग टू डिवाइड होल ऑफ द इंडिया इनटू सेवरल पार्ट्स। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी स्टेट आ रहा है और बोल रहा है कि हमें अपने पार्ट को डिवाइड करना है ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड, तो उनकी डिमांड को तभी के तभी मान लिया गया है, ऐसा नहीं है। हमने फिर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, हमने कमीशंस भी बनाई कि क्या सच में ज़रूरत है स्टेट को बनाने की, रीऑर्गेनाइज करने की। जैसे अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट मीन कि आप इमीडिएटली लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट बना दोगे। एक्सपेरिमेंट कैसा किया गया, बाईलिंगुअल स्टेट्स का एक्सपेरिमेंट करा गया कि इट माइट बी पॉसिबल कि हम 2 लैंग्वेजेस को एक साथ रख लें। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने बॉम्बे स्टेट को बनाया। जो बॉम्बे स्टेट है, इस बॉम्बे स्टेट में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग पीपल को एक साथ रखा जाए और फिर स्टेट को बनाया जाए। दिस वॉज बॉम्बे। आज जो है वो मुंबई है, दैट इज़ नॉट बॉम्बे, मुंबई है। और ये जो एरिया है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो हमने बॉम्बे स्टेट बनाया जहाँ पर गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग लोग रहेंगे। लेकिन जब थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट तो यहाँ पर क्या किया गया, पॉपुलर एजिटेशन के बाद स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। और जो हम आज महाराष्ट्र और गुजरात देखते हैं दैट वाज क्रिएटेड इन 1960। उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, पंजाब का एग्जाम्पल। पंजाब 1966 से पहले पंजाब वॉज महापंजाब की फॉर्म में था, जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग लोग रहा करते थे। इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमने 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को एक साथ रखा, पंजाबी स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग पीपल को। लेकिन यहाँ पर सेपरेट स्टेट की डिमांड उठती रही, और सेपरेट स्टेट की डिमांड जब हमें लगा कि कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पंजाब को करीब 10 साल बाद 1956 में डिमांड आई थी, और करीब 10 साल बाद दैट इज़ इन 1966 1 नवंबर 1966 को पंजाब को डिवाइड किया गया इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। जो महापंजाब है दैट वाज डिवाइडेड इनटू पंजाबी स्पीकिंग पीपल, हिंदी स्पीकिंग पीपल। अब इनको डिवाइड किया जाएगा, एक रह जाएगा पंजाब, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। ये कब हुआ है, ये 1 नवंबर 1966 को, राइट। तो 1 नवंबर 1966 को हमने पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब देखो जो एक्ट होगी ना, हमेशा जब भी स्टेट नए फॉर्म होंगे तो उन स्टेट्स के साथ हमेशा यही लिखा जाएगा कि इट इज़ फॉर्म्ड और कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट विद और अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 की 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनी थी उसके तहत हम इस स्टेट को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा यही बोला जाएगा।
आफ्टर दिस अब ऐसा नहीं है कि हमने 1956-66 पे हम रुक गए हैं, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है ये अब फिर चलती ही रहेगी, राइट। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है ये आज तक भी चलती है। आप खुद सोचो, आप खुद डिसाइड करो या आप ऑब्जर्व करो कि क्या ये आज भी रुकी हुई है या स्टिल देयर आर डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज फॉर रीऑर्गेनाइजिंग दी स्टेट। सो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो 1972 में बनाए गए हैं। मेघालय वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम, जो मेघालय है ये पूरा असम हुआ करता था, मेघालय कार्व्ड आउट फ्रॉम असम, मेघालय को असम से अलग किया गया। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर जिसकी हम पीछे कहानी पढ़कर आए हैं, जहाँ हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था जब हमने बोधि चंद्र सिंह से उसको ले लिया था, पूरी तरह से हमने मणिपुर पर टेक ओवर कर लिया था। तो उसके बाद मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और मणिपुर को जो स्टेटहुड है वो हमने बहुत बाद में दिया था। आफ्टर दिस मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश came into being in 1987. Nagaland became state in much later in 1963. तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं यहाँ पर भी हम रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। कहानी फिर भी यहीं पर नहीं रुकती है रीऑर्गेनाइजेशन की, और ये आज तक भी एंड नहीं हुई है। इसके बाद हमने 2000 में फर्दर डिविजन्स देखी अपने 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स की, जैसे मध्य प्रदेश से हमने छत्तीसगढ़ को निकाला, उसके बाद बिहार से हमने झारखंड को निकाला, यूपी से हमने उत्तराखंड को निकाला, राइट। तो ये जो स्टेट्स हैं इनको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया 2000 में। अब हमें लगा कि 2000 में कहानी अब भी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, जो ये आंध्र प्रदेश जिसको पहली बार डिवाइड किया गया था, ये फिर से एक डिमांड लेकर आता है कि हमें तेलंगाना से अलग होना है। तो तेलंगाना से अलग होना है तो 2014 में तेलंगाना एक डिफरेंट स्टेट बनाया गया अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आफ्टर दिस ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विदर्भ रीजन जो है वो महाराष्ट्र में है, हरित प्रदेश इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नदर्न रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ से डिमांड हमेशा उठती रहती है एक अलग स्टेट बनने की। तो ये कहानी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हो रही है, इट इज़ स्टिल देयर इन कॉन्टिन्यूएशन, आज भी ये कॉन्टिन्यूएशन में है, राइट। तो उसके बाद अब देखो, अब जो डर थे लीडर्स के, जो वो सोच रहे थे कि हमें डिवाइड नहीं करना है, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसरप्शन होगा, तो वो लोग भी अब कहीं ना कहीं एग्री करते हैं कि अच्छा है अगर हमने लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर इनको चेंज कर दिया या रीड्रॉ कर दिया अपनी बाउंड्रीज़ को, जिसके चलते हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा डेवलपमेंट पर ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक अपसर्ज या फिर लोगों में एक जो लोगों को जो चेंज करना था, बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करना था, सेपरेट होना था, वो हो चुके हैं। नाउ दे कैन फोकस ऑन देयर डेवलपमेंट। सो दैट वाज देयर रीजनल और लिंग्विस्टिक जो क्लेम्स हैं सारे के सारे रीजन के, वो लेकिन हमें ये ध्यान भी रखना है कि वो डिवीज़न और सेपरेटिज्म में ना बने, और कहीं ना कहीं इन्होंने डिवीज़न और सेपरेटिज्म को रिड्यूस भी किया है अगर हमने इनको लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर डिवाइड किया है तो। आफ्टर दिस हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आज भी डिमांड करते हैं रीऑर्गेनाइज होने की। उसके बाद अबव ऑल अब हम यहाँ ये बोलेंगे कि जो हमारी डिवीज़न है अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी है, जो हमारा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स वी आर लिविंग विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, अलग अलग तरह की जो एग्जिस्टेंस है हमारी कंट्री में। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री एंड दैट टू विद डिफरेंट डाइवर्सिटीज़। तो इसको लीड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस करनी थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड नहीं करते तो हमारे पास प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती। सो द कंक्लूज़न इज़ कि वी विल से कि हम अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर उनको समझकर, स्टेट्स की डिमांड को समझकर, अगर हम उनकी प्रिंसिपैलिटी ऑफ डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं या हम उनको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो ये भी डेमोक्रेसी के डोमेन में आता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज वी एम्ब्रेस्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया या हमने इलेक्शन के फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लिया, इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब हम पूरे इंडिया की डिमांड को या फिर हर एक सेगमेंट की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको कंसीडर करते हैं।
It was a choice in favor of reorganizing it was a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. हो सकता है कि हमारी जो सोच है वो दूसरे से नहीं मैच कर रही है, बट स्टिल हमें उसकी सोच को एटलीस्ट कंसीडर करना चाहिए, वट एवर द रिजल्ट्स विल बी. डेमोक्रेसी हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि इट वॉज एसोसिएटेड विद प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ्स, कि आपको मल्टीपल आइडियाज़ मिलेंगे, आपको उन सबको कंसिडर करना होगा और उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है दैट विल बिकेम द वे ऑफ लाइफ, या फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग अलग आपको आइडियोलॉजीज से पता चलेगा. अब इसके बाद हमने पॉलिटिक्स में भी यही चीज़ को अप्लाई किया कि डाइवर्सिटी के साथ अगर आपको कोप करना है तो आपको लोगों की चॉइस को समझना होगा. राइट, सो विद दिस आर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज़ ओवर, and with this your chapter number 1 is also over of 12th class political science. Now in next video we will be discussing about the era of one party dominance, जहाँ पर हम पूरी एक पार्टी जो चैलेंजेस आ रहे हैं डेमोक्रेसी बनाने के लिए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू watch the things, watch the previous videos, then I will be giving link in the description. You can click there and watch. Thank you so much for watching. Stay tuned.